नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। कुपवाड़ा जिले में 2 जगह हुई मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादी। कुपवाड़ा समेत राजौरी में भी सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात में बाढ़ के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर की गुजरात के सीएम से बात। सौराष्ट्र और कच्छ सबसे अधिक प्रभावित, आगे भी भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में भी बारिश बनी आफत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धमकी भरे भाषण के बाद कोलकाता रेप मर्डर केस में और सुलगी गुस्से की आग। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बीजेपी का आज से 7 दिवसीय धरना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर आज लगेगी अंतिम मोहर। दिल्ली में शाम को बुलाई गई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दुश्मनों की हर चाल को मात देने के लिए आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगी आईएनएस अरिघात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में करेंगे घातक पनडुब्बी को कमीशन। पेरिस ओलंपिक में आज तीरंदाजी, बैडमिंटन और साइकिलिंग में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को किया नमन। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने एलओसी पर 2 अलग-अलग ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मार्शल सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि तंगधार सेक्टर में 1 आतंकी को मार गिराया गया। दोनों ऑपरेशन अब भी जारी हैं। जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। बात कोलकाता रेप मर्डर केस की, जहां सियासी घमासान इस वक्त 7वें आसमान पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धमकी भरे भाषण के बाद बीजेपी में गुस्सा और बढ़ गया। लिहाजा आज से बीजेपी धरना शुरू कर रही है, जो 7 दिन का होगा। इसके लिए बीजेपी ने हाईकोर्ट से अनुमति ली। इस धरने में भाजपा के प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ और इस बीच डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। वहीं आईएमए ने डॉक्टर संदीप घोष को निलंबित कर दिया, लेकिन राज्य के अभी भी कोई प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। और कल सीएम ममता बनर्जी के धमकी भरे भाषण के बाद ये आंदोलन और तेज हो गया। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ममता के नफरत भरे और धमकी भरे भाषण को लेकर राज्यपाल से मिल सकते हैं। इस बीच बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी नबन्ना अभियान रैली के दौरान हुए घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नबन्ना अभियान नाम की रैली आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले पर विरोध प्रदर्शन के लिए शुरू की गई थी और इस रैली में बंगाल पुलिस के लाठीचार्ज से कई लोग घायल हुए, जिनमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। अधिकारी ने कहा कि वो आज तिमिर सरकार और संजीत बिस्वास समेत अन्य लोगों से मिलने अस्पताल गए, जहां वो भर्ती हैं और अपनी चोटों का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कल नबन्ना अभियान में भाग लिया और ममता पुलिस के बिना किसी गलती के साथ उनकी मारपीट हुई और पुलिस ने बिना किसी उकसावे के उन पर लाठीचार्ज किया और दुर्भाग्य से उन्हें कई चोटें आई हैं। आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा क्या है। एक सभा में कल ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड
ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। अब ममता के इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। पत्र में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से अवगत कराया। मजूमदार ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के हाल ही में देश विरोधी टिप्पणियां, जिससे पूरे राज्य में अशांति की आशंका है, बेहद चिंताजनक है। ये नेतृत्व नहीं है, ये हिंसा को बढ़ावा देना है। सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता को हमारे देश की सुरक्षा और एकता के लिए तुरंत सीएम पद छोड़ देना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने को लिखे पत्र में सुकांता मजूमदार ने कहा कि टीएमसी की छात्र शाखा को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने लोगों को उकसाया। ममता ने कहा कि मैंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन अब जो करना है करो। ये बदले की राजनीति का खुला समर्थन है। मजूमदार ने कहा कि ममता ने राष्ट्र विरोधी टिप्पणी की है और अगर बंगाल जलता है तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी की आवाज़ है। ममता का बयान लोगों को धमकाने, हिंसा भड़काने और लोगों के बीच नफरत फैलाने का एक स्पष्ट प्रयास है। ये नागरिकों की सुरक्षा और राज्य की अखंडता को कमजोर करता है। वह अब सीएम पद पर रहने के हकदार नहीं है। सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों के हितों की रक्षा करने और हमारे राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आपकी शीघ्र और निर्णायक कार्रवाई की आशा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उनके राज्य में अशांति की कथित धमकी देने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे पूछा कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। और असम में और कोलकाता में जिस तरह से सियासी उबाल हो रहा है, इस पूरी बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ उर्मिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्मिलेश, जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुली धमकी के तौर पर ये कहा कि जो करना है करो, ये कहीं ना कहीं उनकी उस असमर्थता को दर्शाता है कि वो इस पूरी स्थिति से निपटने में असमर्थ और असफल रही हैं, और कहीं ना कहीं उनकी खिसियाहट को भी दर्शाता है। लेकिन इतने बड़े संवैधानिक पद पर होकर ये बयानबाजी करना बिल्कुल सही नहीं। उर्मिलेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद उर्मिलेश तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बातें ममता बनर्जी ने अपने वक्तव्य में कही, इसे धमकी के साथ साथ उनकी खिसियाहट भी साफ तौर पर नज़र आ रही है। क्योंकि जो स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, जहां एक सामाजिक और मानवीय अपील के बाद कल लोग इकट्ठा हुए और उस बंद का असर भी देखा गया, इससे कहीं ना कहीं तिलमिला गई हैं ममता बनर्जी और उनकी सरकार और उनका प्रशासन। हमारे साथ उर्मिलेश जुड़ गए हैं। उर्मिलेश, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? उर्मिलेश, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह के धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया, ये उनकी खिसियाहट के साथ साथ उनकी खींच को भी दर्शाता है, लेकिन जिस संवैधानिक पद पर वो हैं उन्हें शोभा नहीं देता। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बुधवार की जो घटना हुई है वो अपने आप में, और जिस तरीके से बयान दिए हैं ममता बनर्जी ने, तो बयान भी उसके चारों तरफ से जो है निंदा की जा रही है। क्योंकि देखिए एक सूबे के मुख्यमंत्री है, सत्ता में जो है ममता बनर्जी बैठे हुए हैं, तो लिहाजा इस समय जो है कहीं ना कहीं उन्हीं की ये सारी जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है आंचल की, देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर के, महिला डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुई है, उसके बाद हत्या हुई है, इस सूबे की गृह मंत्रालय जो है ममता बनर्जी के पास है, इस सूबे का हेल्थ मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है,
ऐसे में ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहिए था, एक संदेश देने का काम देना चाहिए था कि जरूर और जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। लेकिन उल्टा जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, वो बयानबाजी से कहीं ना कहीं यहाँ का तमाम लोगों में जो है एक गुस्सा है, गुस्सा जो है साफ देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा सकता है कि इसकी तमाम राजनीतिक दल भी जो है इसकी निंदा कर रहे हैं। और अगर बात की जाए पश्चिमी बंगाल की, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल थे, उन प्रिंसिपल को जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने जो है उनका निलंबन कर दिया है। साथ ही जो है वो धरना और प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो है, यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद आज यहाँ पर रणनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है, वो नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हो रहे हैं। और यहाँ पर जब हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात की है कि आगे की क्या कुछ रणनीति है, तो उन्होंने कहा कि ये धरना हमारा लगातार चलता रहेगा और इसी बीच हम इस सरकार पे लगातार दबाव बनाएंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी पीड़िता को न्याय मिले। और जिस तरीके से हमारे आंदोलन को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, या ये कह सकते हैं कि विपक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से पीड़िता को न्याय में देरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है यहाँ पर जो दोषी लोग हैं उनको बचाने के काम कर रही है। अब ऐसे में जो है तमाम जो है सियासत यहाँ पर गर्म भी हो गई है निश्चित तौर से। और विपक्ष जो है ममता बनर्जी पर राजनीति करने का आरोप भी लगा रहा है। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से बुधवार की घटना हुई है, तमाम हमारे दर्शकों ने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो बंद की कॉल की गई थी, उस बंद की कॉल में एक तरफ जहां तमाम विपक्षी और आमजन जो है सड़कों पर उसके समर्थन में उतरे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है ये बताया गया विपक्षी दलों की तरफ से कि यहाँ पर जो है तमाम जो टीएमसी के लोग थे वो जो है उसके विरोध में उतरे हैं, बंद के खिलाफ उस उतरे हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि जो ये पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक जो है यहाँ पर मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आम जन का कहना है कि इस तरीके से अगर मुख्यमंत्री बयान देंगी या उनके जो बयान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उसके न्याय में देरी मिलेगी। और इस तरीके से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसकी जो पुनरावृत्ति है आज इस महिला के साथ हुआ है, और खासकर तब जब यहाँ सूबे की मुख्यमंत्री जो है एक महिला है, तो ऐसे में जो है उम्मीद की जानी चाहिए थी कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के विपक्षी और तमाम लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी जो है आतंक यहाँ पर सियासत में देखा जाए तो न्याय कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह का माहौल इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, आप खुद वहाँ मौजूद हैं उर्मिलेश, तो इस पूरे घटना की जांच को पटरी से उतारने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि अगर आप सच्चे हैं, आपको कोई डर नहीं है, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? और जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, उसका साथ क्यों नहीं दे रही पश्चिम बंगाल की सरकार? जी हाँ, चलो बिल्कुल ये सवाल तब और ज्यादा मजबूत हो जाता है जब सूबे में जो है मुख्यमंत्री जो है महिला हो। और ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर के यहाँ के लोगों में गुस्सा भी है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ के लोगों और तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि जो आरजी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हुई है, या फिर जो है तमाम जो दोषी है उनको बचाने का काम किया जा रहा है ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाता है कि पीड़िता को न्याय देने के बजाय जो है वो जो है दोषियों के साथ खड़ी है। तो ऐसे में जो है राज्यों पश्चिमी बंगाल के तमाम जो विपक्षी दल है, या ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और आम लोग हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। और इसी गुस्से की वजह है कि यहाँ पर जो है आम आदमी आज जो है एक जो है ममता बनर्जी को जो है कटघरे में खड़े करने का काम कर रहा है। और जिस तरीके से इसमें खुद राष्ट्रपति ने इसका संज्ञान लिया है, यहाँ के हाईकोर्ट में जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन की अनुमति जो है भारतीय जनता पार्टी को हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, ये तमाम चीजें जो है दिखाती हैं कि किस तरीके से पश्चिमी बंगाल में जो है न्याय के बजाय जो है कहीं ना कहीं जो न्याय कितने बजे के आसपास ममता बनर्जी इसको देने का काम कर रही है। दूसरी तरफ यह भी है कि न्याय देने में जो देरी हो रही है, आम आदमी का कहना है कि इसमें ममता बनर्जी दोषियों को बचा रही है। बिल्कुल। और ये जो बीजेपी का 7 दिवसीय धरना है जो आज से शुरू होना है, ये कब तक शुरू होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार अब सीबीआई को भी कटघरे में खड़ा कर कह रहे हैं कि भाई इतने दिन बीत गए हैं और अभी तक कोई ठोस सबूत के साथ, हम कह सकते हैं इस केस में लीड टू लीड मिलते हुए कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, ऐसा ममता बनर्जी सरकार का कहना है। देखिए आखिर धरने की रही बात, धरने की जो धरना मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है। और जिस तरीके से हमें ये बताया गया है कि लगभग 7 दिनों तक ये धरना चलेगा, लेकिन उस बीच
जो है वो लगातार जो है ममता सरकार पर अपना दबाव बनाए रखेंगे। वो एक बड़ी रणनीति भी यहाँ पर बनाई जाएगी, जिस तरीके से जैसी ममता बनर्जी इस आरजी मेडिकल कॉलेज का ये जो बड़ा एक दुष्कर्म हुआ है, महिला के साथ हत्या हुई है, जघन्य अपराध किया गया है, उसके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट और ज्यादा यहाँ पर किया जाए और जल्द से जल्द जो है न्याय मिला, जो है पीड़ित को न्याय मिले। लेकिन दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी जिस तरीके से जो बयान देती है, कभी सीबीआई को लेकर के, कभी जो है ये जो बयान उनका कल आया है, वो सामने आया है, उसको लेकर के, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ आम लोगों में गुस्सा है, तो गुस्सा हमने देखा है। और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि तमाम विपक्षी दल भी उसको एक राजनीतिक रंग देने की बात कर रहे हैं कि ममता सरकार को जहां जो है पीड़िता के साथ उस समय खड़ा होना चाहिए था, तमाम ऐसे बयान करने चाहिए थे जिससे कि लोग सड़कों पे न उतरे, जिस तरीके से कि कोई हिंसा न हो राज्य में, लोगों को गुस्सा को जो है कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम करना चाहिए कि आप गुस्सा मत करिए, हम जल्द से जल्द न्याय गिरे। लेकिन उस दूसरी तरफ से जो है ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सीबीआई पे एक तरफ से उंगली उठा रही है, दूसरी तरफ से इस तरीके से भड़काऊ जो है बयान दे रही है। एक चीज और समझना चाहेंगे उर्मिलेश आपसे, न्याय है उस न्याय में देर होगी। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि ममता बनर्जी ने अब आनंद फानन में अगले सप्ताह जो विधानसभा उसका विशेष सत्र बुलाया है, उसके पीछे क्या मकसद या उद्देश्य नजर आ रहा है? जिस तरीके से ममता बनर्जी का अभी तक इस पूरे प्रकरण में आंचल रवैया रहा है, वो रवैया कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में खड़े है। और इसमें जो है विपक्षी दल, राजनीतिक विपक्षी दल के अलावा यहाँ के आम लोग भी ममता बनर्जी पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो तमाम ये घटना है, उनको पहले ये घटना जो है बहुत जो है उस तरीके से ले रहे थे कि काफी हल्की तरीके से उसको ले रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पूरे बंगाल में इसको लेकर के कल बंद जो हुआ है 12 घंटे के, उसके बाद जो है चप्पे चप्पे पे जो है इस तरीके से देखा गया कि आम जनमानस के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल जो है सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि अब जो है इसे जो है विधानसभा सत्र बुलाकर, जिसमें उन्हें कहा कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें फांसी दी जाए। लेकिन ये तमाम एक नियम होता है, कानून होता है, ये कोई फरमान जारी नहीं किया जा सकता है और ये एक कानून के तहत होता है। जिस तरीके से ममता बनर्जी का अभी तक रवैया रहा है, उस रवैये में जो ममता बनर्जी की सरकार ने किया है, जब उनके पास सिर्फ गृह मंत्रालय है, अब उन्होंने ऐसा काम किया है, अब वो जो है जो सेशन बुलाना चाह रहे हैं विधानसभा का, उसमें क्या कुछ करना चाह रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है, तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये जो धरना प्रदर्शन है, जब ये लगातार डेवलपमेंट होगी, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लगातार साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां भारी बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई। सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर एक बार कहा कि अगले कुछ घंटे इन इलाकों के लिए भारी हैं। यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राज्य के कई ज़िलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री ने आज फिर एक बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फ़ोन किया और ताज़ा हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि इस आपदा से निकलने में केंद्र सरकार का सपोर्ट उन्हें मिलता रहेगा। लोगों को बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा सेना भी यहाँ लोगों की मददगार बनी। और इस बीच मोरबी के मच्छू डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पानी के लगातार बहाव के चलते बांध के गेट खोलकर 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। अब मुसीबत ये है कि बांध का छोड़ा गया मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे पर पहुंच गया, जिसमें अब यातायात जो है वो बाधित हो रहा है। अवरुद्ध हुए रास्ते को फिर से बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे के नज़दीक रेल लाइन भी डूब गई। वहीं भारी जल भराव की वजह से रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी मरम्मत का काम चल रहा है। और सुमन बोराना अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। सुमन, इस वक्त जो हालात हम गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर बाढ़ की बात की जाए उसकी विभीषिका से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य प्रशासन किस तरह से इस स्थिति से निपटने के लिए काम कर रहा है? सुमन जी बिल्कुल, बीते 3 दिनों में गुजरात में काफी हिस्सों में भारी बारिश जो है वो हुई है। वही हम लोग मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो लगभग उत्तर गुजरात में 85% बारिश जो है वो हो चुकी है। और इसके अलावा बाकी के जो विस्तार है वहाँ 100% बारिश जो है वो हो चुकी है।
तेज बारिश की वजह से कई जगह हमने देखा कि बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बन गई। जामनगर, द्वारका, सौराष्ट्र के अन्य इलाके हो या वडोदरा हो, ऐसी काफी जगहों पे तेज बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया। नदी और जो डैम्स है वो लगभग गुजरात के सभी डैम और नदी ओवरफ्लो हो चुके हैं। और इन परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को सबसे पहले जो निचले इलाके हैं वहां से सुरक्षित उनको ऊपर के इलाकों में लाया जा रहा है। प्रशासन की बात करें तो गुजरात का जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो इस परिस्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है और हर जगह पे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। न केवल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ बल्कि आर्मी, इंडियन आर्मी, साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी कल जामनगर में काफी सारे लोगों को रेस्क्यू किया है। एयरलिफ्ट करके उनका रेस्क्यू किया गया है। और फिलहाल वडोदरा की बात की जाए तो जिस जगह पे वडोदरा में ज्यादा पानी भर गया था वहां पर फिलहाल आज की स्थिति है जो पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। वही सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो वहां पर बहुत तेज बारिश हुई, उसकी वजह से काफी भयावह स्थिति हमने देखी। न केवल रेल यातायात बल्कि सड़क परिवहन जो है वो भी इसकी वजह से इफेक्ट हुआ है। काफी सारी ट्रेन जो है वेस्टर्न रेलवे ने वो रद्द की हैं, स्पेशली जो भुज, गांधीधाम, सौराष्ट्र से जो जोड़ती हुई ट्रेन है वो काफी सारी ट्रेन रद्द की गई हैं। वहीं फिलहाल लोगों से यही संपर्क किया जा रहा है कि जहां जिन लोगों को जो जरूरत है वो पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा रहा है। और आगे आने वाले 2 दिनों की बात करें तो कच्छ और सौराष्ट्र में अभी भी तेज बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। और सुमन, ऐसा भी समझाया जा रहा है कि जिस तरह के हालात इस वक्त गुजरात में हैं, एयरलिफ्ट भी कई मछुआरों को किया गया है और तकनीक के माध्यम से जो सेना है उसकी मदद भी ली जा रही है और प्रधानमंत्री की भी गुजरात की जो ये पूरी स्थिति है उस पर पैनी नज़र है और गुजरात के मुख्यमंत्री से उन्होंने फ़ोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा जताया है। जी बिल्कुल, बीते कुछ दिनों पहले भी प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की थी और आज सुबह भी दोबारा उन्होंने बारिश की परिस्थिति का जायजा लिया। यहाँ पर जहाँ जितनी जरूरत लोगों को पहुंचाई जा सके, जितनी मदद हो जा सके वो उन्होंने बात कही है। और वही बाकी जो इलाकों की बात की जाए, परिस्थितियां काफी गंभीर हो चुकी थी। जामनगर में लगभग आसपास के 32 गाँवों में 40 से अधिक लोगों को जो है वो कल कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया है उन लोगों का। साथ ही द्वारका की बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति जो है वो काफी भयावह हम लोगों ने देखी है। ऐसे में सबसे लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि इन परिस्थितियों में ऐसी जगहों पर जहां जरूरत ना हो वहां वे ना निकले और रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया तो जा ही रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बारे में भी कहा कि जिन जगहों पर उनको पहुंचाया जा रहा है वह स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी बीमारियां जो है वो होने की संभावना होती है। तो स्वच्छता को सबसे ज्यादा मद्देनजर रखा जा रहा है। साथ ही लोगों से कनेक्ट किया जा रहा है। कई सारी हेल्पलाइन जो हैं वो लागू कर दी गई हैं जिससे कि लोग स्टेट इमरजेंसी सेंटर से कनेक्ट होकर अपनी परेशानियां बता सके और वहां पे जिन लोगों को रेस्क्यू की जरूरत है या जिस भी प्रकार की मदद की जरूरत है उन तक पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। हालांकि रेड अलर्ट जारी किया गया है एमडी द्वारा। आगे भी गुजरात की स्थिति पर जो अपडेट होंगे हम आपसे लगातार साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अब उत्तर प्रदेश की खबर की ओर, जहां 30 से ज़्यादा जिलों में बीती रात भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण वाराणसी में गंगा नदी और गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जिलों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, चित्रकूट, बलिया, सुल्तानपुर और इलाहाबाद समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं बात अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां रात से ही बारिश रुक रुक कर हो रही है। लगातार भारी बारिश के बाद धौला कुआं में जल भराव और ट्रैफिक जाम देखा गया। बारिश के कारण सुबह सवेरे ऑफिस और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जल भराव से सड़कों पर जगह जगह जाम और ट्रैफिक की जो गति है वो भी धीमी चल रही है। आप देख रहे हैं कि सीधी तस्वीरें यहाँ पर जल भराव है और कई जगह पर आप जल जमाव की भी स्थिति देख रहे हैं। और इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, क्योंकि इनलाइन ड्रेनेज का सिस्टम अगर फेल होता है, और जो कि हमेशा दिल्ली की सबसे बड़ी मुसीबत है, तो इस तरह की स्थितियों से दो चार होना पड़ता है आम दिल्ली वासी को। और आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई।
तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। यानी आज से सभी दलों के उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकेंगे। 25 सितंबर को यहाँ 26 विधानसभा सीट पर मतदान होना है। 5 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होनी है, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर रहेगी। दूसरे चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बड़गांव, पुंछ, रियासी और राजौरी जिले की विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला होगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक होनी है। बीजेपी सीईसी की पिछली बैठक जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए थे। अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर को शुरू होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा देगी। लेकिन उससे पहले आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह सहित सीएम हरियाणा सहित कई नेता इसमें मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बार नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इन सबके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए आज उनके आवास पर पहुंचे। भारतीय नौसेना अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को अपनी सेना में शामिल करेगी। आईएनएस अरिघात भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, जो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के शीर्ष अधिकारी की मौजूदगी में नौसेना में शामिल होगी। ये पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी। इससे पहले पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत 2009 में नौसेना में शामिल हुई थी। भारतीय नौसेना जल्द ही तीसरी पनडुब्बी को भी शामिल करने वाली है। 2 और पनडुब्बियां साल 2035-36 तक तैयार होंगी। भारतीय नौसेना ने इन दोनों पनडुब्बियों से लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ये 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वो हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर थे, क्योंकि वो अपनी दिशा भटक चुकी है। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरे लिए एक परिवार की तरह था और मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था कि मैं पार्टी छोड़ूंगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ चीज़ें हुई जिसमें मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे ये कठिन कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ता रहूँगा। इससे पहले चंपई सोरेन ने 27 अगस्त को घोषणा की कि वो संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की पहचान बनाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा कोई अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीर नहीं, क्योंकि ये केवल उनके वोट की राजनीति है। 30 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र किस तरह का काम को हमको दायित्व देंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। खबर प्रयागराज की, जहां से सिविल लाइंस थाना पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। हैरानी की बात यह है कि नकली नोट मदरसे में ही छापे जा रहे थे। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 1,30,000 रुपये नकली नोट, अर्धनिर्मित करेंसी और प्रिंटर भी बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों में मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिद और मास्टर माइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर शामिल हैं। डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने नकली नोट गैंग का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 इनाम की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन फर्जी खबरों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया कि विभिन्न इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अदालती आदेश जारी किया गया। मंत्रालय ने अनुचित वेबसाइट्स तक पहुंचने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के खिलाफ अदालत के आदेश के बारे में उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए एक फर्जी ईमेल का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। मंत्रालय में
स्पष्ट रूप से सभी दावों का खंडन किया और लोगों से राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in पर ऐसी किसी भी साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने का भी आग्रह किया है। यूपीएससी की बात करने से पहले आइए बात करते हैं रेलवे भर्ती कैलेंडर को लेकर, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पहले और दूसरी तिमाही के रोजगार अधिसूचना में लगभग 45,000 रिक्तियों का विज्ञापन पहले ही दिया था। पिछली भर्ती चक्र में 1,54,000 लोगों को रेलवे में नौकरियां दी गई। का भर्ती कैलेंडर, ये भी एक ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। कई वर्षों से, कई दशकों से इसकी डिमांड होती थी कि रेलवे का रिक्रूटमेंट एक प्रॉपर कैलेंडर के तहत हो, इसीलिए 4 क्वार्टर्स को स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक किया गया। किस तरह से कि जनवरी से मार्च का जो पहला क्वार्टर होता है, पहली तिमाही होती है, उसमें एएलपी यानी लोको पायलट्स का, दूसरे क्वार्टर में टेक्नीशियंस और जूनियर इंजीनियर्स, तीसरे क्वार्टर में नॉन टेक्निकल कैटेगरीज जो होती हैं उन सब का, और चौथे क्वार्टर में ग्रुप लेवल 1 की जो वैकेंसीज होती हैं वो सब। इन सब को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट एक एम्प्लॉयमेंट का पूरा एनुअल प्लान बनाया गया है और इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। आज करीब करीब फर्स्ट और सेकंड जो क्वार्टर्स के एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस निकले हैं उसमें क्लोज टू 45,000 वैकेंसीज रेलवे ने एडवर्टाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। यूपीएससी ने उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अपनाने का निर्णय लिया। केंद्र ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को पंजीकरण, परीक्षा और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान उम्मीदवारों की पहचान को स्वैच्छिक रूप से सत्यापित करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति दी। ये महत्वपूर्ण कदम जुलाई में यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2022 की अंतिम उम्मीदवार पूजा खेड़कर के मामले के बाद उठाया गया। यूपीएससी ने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए पूजा खेड़कर की जो परीक्षाधीन उम्मीदवारी है उसे रद्द कर दिया था। साथ ही आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली ये सभी परीक्षाओं के लिए पूजा को स्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि राज्य सरकार अगले साल अप्रैल-मई तक असम के जनसांख्यिकी परिवर्तन पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी। श्वेत पत्र में हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में हो रही वृद्धि की विस्तार से चर्चा की जाएगी। सीएम ने कहा कि हिंदू समुदाय शांति से रह रहा है और बदलावों का विरोध नहीं कर रहा, जबकि मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया इसके विपरीत है। जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण हो रहे पलायन को रोकने और असम में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की जरूरत पर भी सीएम ने बल दिया। और इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार की प्राथमिकता विवाह पंजीकरण विधेयक को लाने की है, जिसका अगला कदम बहु विवाद पर प्रतिबंध लगाना है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं के चलते ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। इन प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत जो है वो 6,400 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण और कनेक्टिविटी पर खास जोर दे रही है, चाहे वो सड़क हो, हवाई मार्ग हो या रेल मार्ग। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने रेल मंत्रालय के 3 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों की कुल अनुमानित लागत लगभग 56 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्टों से देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाएगा। इससे आवागमन आसान होगा, आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। रेलवे के 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल। आप देखते हैं जमशेदपुर और आसनसोल गोइंग वाया पुरुलिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। किस तरह से कि हावड़ा मुंबई और हावड़ा दिल्ली
दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा, ये दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है बीच में। ये हाईली इंपॉर्टेंट और मतलब कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट और ये जो अपना इधर झारखंड और उसके नीचे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनको कनेक्ट करने वाला पूरा का पूरा ये कॉरिडोर है। ये 3 प्रोजेक्ट ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे 4 राज्यों के 7 जिलों में लागू होंगे। ये 3 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ा देगी। इससे इन जिलों की लाखों की आबादी को फायदा होगा। इन परियोजनाओं के साथ 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 2 आकांक्षी जिलों नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 1300 गांव और लगभग 19 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। ये रूट कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, चूना पत्थर जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमता बढ़ोतरी कार्यों से माल ढुलाई में प्रतिवर्ष 45 मिलियन टन की अतिरिक्त वृद्धि होगी। रेलवे परिवहन का पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल साधन है। इससे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही तेल आयात में 10 करोड़ लीटर की कमी आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 240 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो 9.7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। नई रेलवे लाइनें बिछाने से उन क्षेत्रों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा जो अभी तक इससे वंचित है। इन इलाकों के जनप्रतिनिधि इन परियोजनाओं से काफी खुश हैं। 3 महीनों में उड़ीसा में काम किया जा रहा है। सेंटर से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे के हो चाहे कोई भी हो, सब बहुत बड़ी बात है। और रेलवे के हिसाब से अश्विनी जी जिस मेहनत से काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही 4 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे। अब उन्होंने फिर आज 2 प्रोजेक्ट उड़ीसा के लिए सैंक्शन किए हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जूनागढ़ से नवरंगपुर सैंक्शन किया है रेलवे लाइन, और आज उन्होंने सैंक्शन किया है बरगढ़ से नुआपाड़ा। केंद्र सरकार के कैबिनेट में गति शक्ति प्रोजेक्ट पर जो निर्णय हुई है वो ऐतिहासिक है। 6,500 करोड़ की गति शक्ति प्रोजेक्ट जो 4 प्रदेशों में 7 जिलों को कनेक्ट करेगा, 1300 गांव, ये विकास का धारा उन जगह में पहुंचा पाएगा जहां दशकों तक विकास नहीं पहुंच पाया था। बरगढ़ से नुआपाड़ा रेलवे लाइन को कैबिनेट ने मंजूर दी है। 138 किलोमीटर रेलवे लाइन बनेगा और इसमें 2,926 करोड़ रुपया खर्च होगा। नई लाइन के प्रस्तावों से सीधी कनेक्टिविटी बनेगी और आवागमन में सुधार होगा तथा भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा संबंधी विश्वसनीयता बढ़ेगी। मल्टी ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़ भाड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर बेहद जरूरी बुनियादी ढांचे का विकास होगा। इन परियोजनाओं से आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। उड़ीसा को पिछले कुछ दिनों के अंदर पहले 3 प्रोजेक्ट्स महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए और ये 2 प्रोजेक्ट्स और आए हैं। उड़ीसा के जो समग्र विकास के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्वीकृति लगातार हमको मिल रही है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की जो कंस्ट्रक्शन की टीम है वो पूरे डेडिकेशन के साथ में लगी हुई है कि इन प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। ये सभी प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन के अनुरूप है। इन प्रोजेक्ट से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इससे लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए कैबिनेट की मंजूरी में स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और पूरे क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कृषि अवसंरचना निधि की केंद्रीय क्षेत्र योजना के विस्तारीकरण पर कैबिनेट का निर्णय कृषि और किसान कल्याण से जुड़े महत्व का एक और उदाहरण है। ये निर्णय किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा, स्थिरता को भी प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 234 शहरों और कस्बों में निजी FM रेडियो शुरू करने के कैबिनेट के फैसले से विविध और स्थानीय सामग्री तक पहुंच बढ़ेगी, जिसकी वजह से रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृतियों को भी। भारत सरकार UPI को वैश्विक भुगतान सिस्टम बनाने पर जोर दे रही है और इस बीच अमेरिका फेडरल रिजर्व
गवर्नर ने कहा कि निजी अमेरिकन बैंक भारत के यूपीआई सिस्टम के साथ तीव्र भुगतान के लिए जुड़ सकते हैं। साथ ही क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंटरलिंकिंग G20 में तय किए गए मुख्य लक्ष्य में से एक है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वॉलर ने भारत के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की और कहा कि इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया और वित्तीय सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आधारित क्रांति ने भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ टेक्नोलॉजी स्टैक बनाने में मदद की। इसके अलावा काफ़ी कम लागत में वित्तीय सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफलता हासिल हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक कम से कम 2 उद्योग निकायों को फिनटेक क्षेत्र में स्वनियामक संगठन के रूप में काम करने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस को मंजूरी दी क्योंकि ये सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने बताया कि यूपीआई और रुपए को सही मायनों में वैश्विक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई का ध्यान वित्तीय समावेशन, डीपीआई, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर सुरक्षा, सस्टेनेबल फाइनेंस और वित्तीय सेवाओं के वैश्विक एकीकरण को सशक्त बनाने पर है। दास ने कहा कि फिनटेक क्षेत्र ने पिछले 2 वर्षों में लगभग $6 अरब का निवेश आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि भारत अब तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने एसएमई इन्वेस्टमेंट को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी। रेगुलेटर ने इस सिलसिले में एडवाइजरी जारी की और निवेशकों को सावधान किया। रेगुलेटर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि लिस्टिंग के बाद कुछ एसएमई कंपनियां या उनके प्रमोटर ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो उनकी ऑपरेशंस की वास्तविक तस्वीर पेश नहीं करती, जिसके बाद अक्सर बोनस मुद्दे, स्टॉक विभाजन और पक्षपातपूर्ण आवंटन जैसे कदम उठाए जाते हैं जो निवेशकों को इन सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही प्रमोटर्स को ऊंची कीमतों पर अपनी हिस्सेदारी बेचने का अवसर देता है। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सेबी ने कहा कि उनसे ऐसी कंपनियों के खिलाफ आदेश पारित किए गए हैं जो सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सेबी ने निवेशकों को असत्यापित सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करने, सुझावों और अफवाहों के आधार पर निवेश न करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते कृषि क्षेत्र के खरीफ की फसलों के रकबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की बुआई के रकबे में बढ़ोतरी के चलते खाद्यान्न के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई 97% से अधिक एरिया में पूरी हो चुकी है, जिसमें से 1065.08 लाख हेक्टेयर में तगस्तक बुआई पूरी हो चुकी है। पिछले साल के मुकाबले यह 20.22 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। धान, दलहन, तिलहन, मोटे अनाजों और गन्ने की बुआई में पिछले साल के मुकाबले तेजी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक अगस्त तक 394.28 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई और बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक सिर्फ 378.04 लाख हेक्टेयर एरिया ही कवर हुआ था, यानी इस साल 16.25 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ गया है। दलहन फसलों की बुआई अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल से अधिक एरिया कवर हो चुका है। अब तक 122.16 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि से 6.61 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। हालांकि देश में खरीफ सीजन वाली दलहन फसलों की बुआई का सामान्य क्षेत्र 136.02 लाख हेक्टेयर है। मोटे अनाजों की बुआई 185.51 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल से 8.02 लाख हेक्टेयर अधिक है। पिछले साल यानी 2023 में अगस्त तक सिर्फ 177.50 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाजों की बुआई हुई थी। मक्के की बुआई 87.23 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो पिछले वर्ष से 5.98 लाख हेक्टेयर अधिक है। ज्वार 14.93 लाख हेक्टेयर और रागी 9.17 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक तिलहन फसलों की बुआई 188.37 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल से 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। हालांकि तिलहन फसलों का सामान्य एरिया 190.18 लाख हेक्टेयर है। मूंगफली 46.82 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 3.68 लाख हेक्टेयर अधिक है, जबकि सोयाबीन 125.1
1-1 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका है, जो पिछले साल से 1.26 लाख हेक्टेयर अधिक है। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की। इस नीति को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय वाहन निर्माताओं के साथ बैठक में पुरानी गाड़ियों को हटाकर उनकी जगह कम प्रदूषण फैलाने वाले नए वाहनों को लाने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद कई वाहन निर्माता स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के बदले सीमित अवधि के लिए छूट देने पर सहमत हुए और साथ ही वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन निर्माताओं ने भी 2 साल और 1 साल की सीमित अवधि के लिए छूट देने पर सहमति जताई है। मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के विरायमपुर गांव में भीषण बारिश में 2 मंजिला मकान ढह गया। इसमें 3 महिलाओं की मलबे में दबने से मौत हुई है। राहत कार्य शुरू कर दिया गया। घटनास्थल पर पुलिस तैनात कर दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के बहराइच जिले के करीब 50 गांव नरभक्षी भेड़ियों के डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। करीब 2 महीनों में ये भेड़िए 7 लोगों की जान ले चुके हैं। भेड़िए की इस खतरे को देखते हुए 16 टीमें तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने भी इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से ये आश्वासन दिया है इस समस्या से निजात दिलाने का। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती और ड्रोन से तलाशी किसी अपराधी की नहीं हो रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मामला सुरक्षा से जुड़ा है तो ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ तलाशी हो रही है नरभक्षी भेड़िए की। महसी इलाके के लोग नरभक्षी भेड़ियों के हमले से परेशान हैं। महसी इलाके के करीब 50 गांव के लोग नरभक्षी भेड़ियों के डर के साए में जी रहे हैं। वे अपने परिजनों की रक्षा के लिए लगातार दिन रात लाठी डंडा लेकर समूह बनाकर चलने पर मजबूर हैं। डर तो बहुत लगता है सर, लेकिन मैं भेड़िया के चक्कर में मतलब दौड़ ही रहे हैं पकड़ने के लिए। वो आज 8 बच्चे को मतलब अपनी शिकार बना चुका है। उसके बाद में और लगभग 10-12 लोगों को 15 में वो घायल कर चुका है। हम लोग भी जो है झुंड में जो है निकलते हैं, कहीं जो है अकेले ना निकला जाए रात्रि के समय में, क्योंकि लगातार जो है ये ऐसे जो है भेड़िए के हमले जो है होते रहते हैं। इलाके में भेड़ियों ने 2 माह में 7 लोगों की जान ले ली है, जबकि बच्चों समेत कई लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 16 टीमें तैनात की गई हैं। यहाँ जिला स्तर के 12 अधिकारी भी कैंप कर रहे हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी हो रही है। लगातार हम लोग लगे हुए हैं उसको स्वीप करने के लिए। आप देख रहे हैं 2 ड्रोन्स अराउंड द क्लॉक चल रहे हैं। बीच में दिन में भी हमारे पास उसकी लोकेशन आई थी और अभी फिर बीच में हीट सिग्नेचर इतना से बढ़ गए थे दोपहर में। अभी वापस हम प्रयासरत हैं और होपफुली उसको जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे। हमारे पास 400 मीटर के आसपास का हमारे पास जो जाल है वो लगाया गया है। भेड़ियों के हमले को देखते हुए वन मंत्री अरुण सक्सेना और प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह बुधवार को बहराइच पहुंचे और हमलाग्रस्त इलाके का जायजा लिया। उन्होंने भरोसा दिया कि गांव के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने गांव के लोगों से सुरक्षा के लिहाज से खुद भी सतर्कता बरतने का अनुरोध किया। हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत रहो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया पर नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है। साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी है। बीते दिनों 4 मृतकों के आश्रितों को जिला प्रशासन की ओर से 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पहले ही दी जा चुकी है। शेष के परिजनों को भी जल्द ही राशि जारी की जाएगी। सरकार और प्रशासन मदद में लगे हैं, लेकिन लोगों के मन में भेड़िए का खौफ बैठ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें खेल जगत से। पैरालंपिक में भारत आज अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। पहले दिन पैरा तीरंदाज और पैरा बैडमिंटन में भारतीय दल चुनौती पेश करने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता हरविंदर सिंह पुरुषों के रिकर्व रैंकिंग राउंड में हिस्सा लेंगे। वहीं सरिता और
शीतल देवी महिला कंपाउंड में रैंकिंग राउंड खेलेंगी। पैरा बैडमिंटन में कृष्ण नागर SH 6 वर्ग में अपने पुरुष सिंगल्स खिताब की रक्षा करने के लिए उतरेंगे, तो शिवराजन सोलाईमलाई और नित्य श्री सिवन अन्य पैरा शटलर हैं जो मिक्स डबल्स में कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं मिक्स डबल्स में सुहास यतिराज और पलक कोहली की जोड़ी भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पैरा साइकिलिंग में ज्योति गडरिया भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। आज हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये उन सभी लोगों को बधाई देने का अवसर है जो खेलों के प्रति जुनूनी हैं और जिन्होंने भारत के लिए खेला। हमारी सरकार खेलों को समर्थन देने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अधिक से अधिक युवा खेल सकें, आगे बढ़ सकें। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया। खेल हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा। स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट्स सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट्स सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती और हमारा देश इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, ये जो ललक दिख रही है, यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। खेल मंत्री ने स्टेडियम के परिसर में पौधारोपण भी किया। उनके साथ खेल राज्य मंत्री ने रक्षा निखिल खट से भी मौजूद रहीं और इस मौके पर उन्होंने देश की नागरिकों से फिट रहने की बात करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिन के अवसर पर हमने मेजर ध्यानचंद जी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज उसकी जन्म जयंती है और मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिन के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी ने सही कहा है कि जो खेलेंगे वो खिलेंगे। देश के नागरिक फिट रहे, स्वस्थ रहे और स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। भारतीय समाज में नारी का स्थान सबसे ऊंचा है। महाभारत के जमाने से लेकर आज तक भारतीय नारी अपने सम्मान की रक्षा के लिए सक्षम है। इसी संदेश के साथ दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में द्रौपदी की अंतरकथा नामक नृत्य नाटिका का सफल मंचन किया गया। होती यदि उपस्थित तो द्रौपदी और कृष्ण के बीच चलता वाद विवाद। क्या पांडव द्रौपदी के चीरहरण के उतने ही जिम्मेदार नहीं जितने की कौरव?
प्रश्न श्री कृष्ण का और पांडवों के बचाव में द्रौपदी का प्रत्युत्तर। भी विचार, दुशासन क्या, दुर्योधन क्या, क्या धृतराष्ट्र, क्या भीष्म भीम। इस नृत्य नाटिका में द्रौपदी की अंतर कथा को बखूबी दर्शाया गया, लेकिन सवाल आज भी वही, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आज की नारी कितनी सक्षम। केवल अनुरोध किया था। उस दौर में अगर औरत एक शक्ति, इतनी बोल्ड और इतने साहस के साथ एक पूरी सभा का के सामने प्रश्न कर सकती है, तो आज की औरत क्यों कमजोर है। खचाखच भरे सभागार में इस नृत्य नाटिका का आनंद लेने वालों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, वुमेन लेड डेवलपमेंट बाय वुमेन। तो देश में मातृशक्ति, हमारी जो स्त्री शक्ति है, उसका क्या महत्व रहा है हिस्ट्री में, कैसे कल्चर में हमारा रहा है, और आज की युग में उनकी हमें जो एक स्थान है इज़्ज़त का, एक उनका सम्मान है, एक उनका सुरक्षा का जो एक उनका एक कथन है, वो हम कैसे उसको हम रिलेट करते हैं हिस्ट्री से, ये आज का ये नाटक दिखाता है। इस नृत्य नाटिका का मंचन द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की ओर से किया गया। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, TD न्यूज़। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।